हेलो बच्चों, वेलकम टू स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ दिस लेक्चर, प्रिंट कल्चर इन मॉडर्न वर्ल्ड का। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि प्रिंट कम्स टू यूरोप, चैप्टर 2, कि हाउ प्रिंट केम टू यूरोप। ठीक है। और क्या क्या ये टॉपिक में क्या क्या पढ़ने वाला है कि भाई यूरोप में प्रिंटिंग कैसे आई। और आपको याद है पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होती है, चाइना में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग होती है, और वुड ब्लॉक प्रिंटिंग में क्या होता है ये तो हमने पढ़ लिया था, कैसे वुड ब्लॉक्स के स्टैम्प्स बनाए जाते हैं ना। तो वो यूरोप में कैसे फेमस हो गई ये पढ़ेंगे। तीसरा हम पढ़ेंगे गुटनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस के बारे में, क्योंकि ये स्पेलिंग गड़बड़ हो गई। गुटनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस मतलब जिस गुटनबर्ग एक इंसान का नाम है, जोहान गुटनबर्ग, जिसने प्रिंटिंग प्रेस को एक फाइनल रूप दिया था। वुड ब्लॉक तो एक तरीके से तुम समझ लो स्टैंपिंग की का तरीका था, जैसे रबर के स्टैंप्स होते हैं ऑफिस में, लाइब्रेरीज में। गुटनबर्ग ने एक्चुअली में फर्स्ट मॉडल ऑफ प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट किया था। और चौथा हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स, यानी जो किताबें पहली बार छपी, जो फर्स्ट प्रिंट हुई किताब, उसका फीचर क्या था, उसमें वो दिखती कैसी थी, होती कैसी थी। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। तरीका वही रखेंगे कि मैं इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को हाईलाइट करूंगा और उसी से हम लोग पॉइंट्स बनाएंगे, और वो पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं। कोशिश ये करनी है कि लगभग 5 से 10 पॉइंट्स अगर हम लोग एक टॉपिक से बना लेते हैं, उन पॉइंट्स को याद रखते हैं, तो हमें क्या होता है ना, पूरा टॉपिक याद होता है। मान लो जैसे कि अभी मैं खुद बताऊंगा आप लोगों को, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो प्रिंट कम्स टू यूरोप। देखिए, for centuries, silk and spices from China flowed into Europe through the Silk Route. In 11th century, Chinese paper reached Europe via the same route. तो पहला पॉइंट ये बन जाता है, तो आप बात समझिएगा। पहला पॉइंट ये बन गया कि चाइना से फर्स्ट पेपर 11th सेंचुरी में कहाँ पहुंचा? यूरोप में पहुंचा। देखो, यूरोप में चाइनीज पेपर रीच्ड यूरोप इन 11th सेंचुरी थ्रू सिल्क रूट। सिंपल है ना। 11th सेंचुरी में चाइनीज पेपर रीच्ड, ये क्लियर है ना। चाइनीज पेपर रीच्ड यूरोप, ये लिखेंगे तो फिर टाइम वेस्ट ही होगा और फिर लंबी वीडियो बन जाती है। चाइनीज पेपर रीच्ड यूरोप, पेपर भी 11th सेंचुरी में पहुंचा। उससे पहले पत्तों पर लिखते होंगे ये लोग, ये मेटल्स पर लिखते होंगे। ठीक है, ओके। चलो दूसरा, कौन अब पेपर मेड पॉसिबल द प्रोडक्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स केयरफुली रिटन बाय स्क्राइब्स। ये स्क्राइब्स कौन होते थे? स्क्राइब्स बेसिकली उन लोगों को, एक्सपर्ट हैंड राइटर्स को स्क्राइब्स बोला जाता था, जो हैंड रिटन किताबें, मैन्युस्क्रिप्ट्स यानी वो किताबें जो कि हैंड रिटन होती थी, उनको कॉपी करते थे। एक्सपर्ट्स हैंड राइटर, स्क्राइब्स वर एक्सपर्ट हैंड राइटर। ऐसा नहीं कि कोई भी कॉपी कर सकता है, नो। जिसकी लिखावट बड़ी सुंदर, जिसकी लिखावट बड़ी प्यारी हो, ताकि पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। और ये लोग भी ऐसे कॉपी करते थे ना, इतना सुंदर सुंदर लिखते थे कि बिल्कुल ऐसा लगता था मानो जैसे प्रिंट ही हुआ है, कोई डिफरेंस नहीं। आर्टिस्ट ही थे ये भी, एक तरीके से समझ लो। ठीक है। तो 11th सेंचुरी में प्रिंट आई, पेपर आया, सॉरी, 11th सेंचुरी में यूरोप में पेपर आया, जिसकी वजह से मैन्युस्क्रिप्ट छपने लगी। दूसरा, बाय 1295 यानी 13 सेंचुरी में मार्को पोलो, ये तो सबने नाम सुना होगा मार्को पोलो का ऑलमोस्ट। मार्को पोलो एक बहुत बड़ा इटालियन ट्रैवलर था। मार्को पोलो रीच्ड इटली फ्रॉम चाइना, और क्या लेके गया अपने साथ? वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी। सॉरी। तो सेकेंड पॉइंट जो आपको समझ में आया वो क्या, कि 1295 में यानी 13th सेंचुरी में मार्को पोलो, द इटालियन ट्रैवलर, वेंट टू इटली फ्रॉम चाइना एंड टुक, व्हाट यू कैन से, मार्को पोलो मार्को पोलो मार्को पोलो ब्रॉट वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग
फ्रॉम चाइना टू यूरोप। ठीक है, 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। ठीक है, सबसे पहले, और चाइना जो यूरोप भी नहीं कहेंगे, यूरोप में भी प्रिसाइज स्टेट है, कौन सा कंट्री है, कौन सा, इटली। इटली में गया बच्चों वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। ठीक है, इटली में। ठीक है, 2 पॉइंट क्लियर हो गए। 11वीं सेंचुरी में चाइनीज पेपर गया था यूरोप में, और 13 सेंचुरी में, 1295 यानी 13 सेंचुरी में मार्को पोलो चाइना से इटली लेके गया व्हाट, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक। ओके, आगे बढ़े, चलिए। सी नाउ द इटालियंस, ये देखिएगा, नाउ इटालियंस बिगैन प्रोड्यूसिंग बुक्स विद वुड ब्लॉक्स एंड सून द टेक्नोलॉजी स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप। नाउ द इटालियंस, अब इटालियंस भी ये वुड ब्लॉक का यूज़ करने लगे। लग्जरी, अब होता क्या था बच्चों वहाँ पर ना, जो लग्जरी पेपर था, लग्जरी एडिशंस, यानी जो बिल्कुल लग्जरी, यानी जो अमीर लोगों के प्रोडक्ट्स होते थे जिनको सुपर एक्सपेंसिव, वो तो फिर अभी भी हैंड रिटन ही किताबें होती थी। यानी अमीर लोग, रिच पीपल स्टिल यूजेस दोज हैंड रिटन बुक्स, क्योंकि वो एक तरीके से आप समझो ना कस्टमाइज होती हैं। जैसे रॉल्स रॉयस भी बताते हैं ना, जैसे रॉल्स रॉयस इतनी महंगी गाड़ी है, रिच की गाड़ी है ना, वो हैंडमेड है गाड़ी रॉल्स रॉयस, पता है ना आप लोगों को। वैसे ही जो बुक्स होती थी उस वक्त, जो अमीर लोग यानी रिच पीपल यूज टू बाय ओनली हैंड रिटन बुक्स, उनको ये प्रिंटेड किताबें, वो उसको चीप वल्गैरिटीज बोलते हैं। तो सस्ती किताबें हैं और सस्ते, ये कुछ नहीं है, मतलब दीज आर जस्ट वल्गर बुक्स, वल्गैरिटीज बोलते थे। ये वल्गर मतलब समथिंग नॉट मॉरली करेक्ट। ठीक है, वल्गर बोलते थे, बताओ उसको। मर्चेंट्स एंड स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटी टाउन्स ब्रॉट द चीपर प्रिंटेड कॉपीज। भाई चीपर प्रिंटेड कॉपीज हमेशा से चीपर रही हैं, सस्ती रही हैं इन कंपैरिजन टू हैंड रिटन बुक्स, है ना। हैंड रिटन बुक्स से या हाथ से लिखी हुई किताबों से इन कंपैरिजन टू दैट ये किताबें बहुत चीप थी प्रिंटेड। तो इसको जनरली कौन खरीदे थे, सेलर्स और स्टूडेंट्स, ट्रेडर्स वगैरह। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट भी समझ गया, आ गया। थर्ड पॉइंट क्या, यानी रिच पीपल, थर्ड पॉइंट ये हो जाएगा का कि रिच पीपल यूज टू प्रेफर हैंड रिटन बुक्स। रिच पीपल इन यूरोप प्रेफर किस किताबों को करते थे, ओनली हैंड रिटन बुक्स। और जो ये प्रिंटेड किताबें थी वो कौन करते थे, प्रिंटेड किताबों को कौन यूज़ करते थे उस वक्त यूरोप में, शुरुआत में मर्चेंट्स एंड स्टूडेंट्स। दिमाग में 3 पॉइंट्स याद रहेंगे। तो देखो यूरोप में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कैसे आई। यूरोप में पहले 11वीं सेंचुरी में चाइना से पेपर आया थ्रू सिल्क रूट, है ना। सिल्क रूट सभी को पता होगा, जहाँ से सिल्क और स्पाइसेस का ट्रेड होता था। फिर दूसरा 1295 में यानी 13वीं सेंचुरी में मार्को पोलो, अ फेमस इटालियन ट्रैवलर, चाइना से वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को इटली में लेके गया। ठीक है, बाद में इटली में ये इसमें किताबें छपने लगी, लेकिन रिच पीपल ओनली यूज टू स्टिल बाय हैंड रिटन बुक्स यानी मैन्यूस्क्रिप्ट्स, एंड मर्चेंट्स एंड स्टूडेंट्स यूज टू बाय दीज चीप प्रिंटेड कॉपीज। सस्ती जो कॉपीज थी उनको कौन यूज करते थे, कौन लोग यूज करते थे, मर्चेंट्स एंड स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे बढ़े। अब बात ये आती है, नेक्स्ट टॉपिक याद है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये था, बात ये आती है कि तो हाउ दीज वुड ब्लॉक प्रिंटेड बुक्स यानी हाउ दीज प्रिंटेड बुक्स इन यूरोप बिकेम पॉपुलर। अब यूरोप में कैसे पॉपुलर हो गई, तो देखो क्या होने लगा। देखो यूरोप में लोगों में ना बुक्स की डिमांड पहले से ही थी, जब पेपर आया था तब से ही थी कि लोग पढ़ना चाहते थे। लोगों को हैंड रिटन बुक्स भी लोग खरीदते थे वहाँ पर यूरोप में, तो बहुत डिमांड थी। अब डिमांड जैसे जैसे बढ़ने लगी, सुन लो पहले, हाँ अभी मैं लिखूंगा बाद में इसके बाद। देखो हुआ क्या कि जैसे यूरोप में लोगों की हैंड रिटन बुक्स की डिमांड बढ़ने लगी, लोगों को पढ़ने में मज़ा आने लगा, तो हुआ ये कि भाई जो स्क्राइब्स थे यानी एक्सपर्ट हैंड राइटर्स थे, वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में काम मिलने लगा।
अब वो लोग चाहे जितना ही लगा लो, उन स्क्राइब्स को, काफ़ी सारे स्क्राइब्स बैठ के किताबों को लिखते थे। अब एक किताब को छपने में बहुत टाइम, छपने में नहीं, लिखने में बहुत समय लग जाता था, बहुत ज़्यादा समय। दूसरा, एक किताब लिखना, पहले हैंड रिटन बुक की प्रॉब्लम ये थी, एक तो उसमें बहुत समय लगता था, टाइम कंज्यूमिंग काम था हैंड राइटिंग को लिखना, हैंड रिटन बुक को लिखना। दूसरा, एक्सपेंसिव होती थी, क्योंकि भाई हाथ से पूरी किताब लिखी जा रही है, समझ लो 300 500 600 पन्नों की किताबें हाथ से लिखी जा रही है, तो भाई ज़्यादा पैसे महंगी लगेगी ना। वो पूरा उसको अगर साल भी लग रहा है तो तुम समझो एक इंसान की पूरी सैलरी साल भर की देनी पड़ेगी एक किताब के लिए, है ना। तो बड़ी एक्सपेंसिव भी होती थी, और उसमें प्रॉब्लम थी क्या, ये एक्सपेंसिव होती थी, टाइम कंज्यूमिंग होती थी, और मेहनत ज़्यादा लगती थी, और फ्रेजाइल मैन्यूस्क्रिप्ट्स। फ्रेजाइल मतलब वेरी नाजुक टू हैंडल, बहुत बहुत बड़ी बड़ी किताबें होती थी, छोटी मोटी नहीं होती। ऐसा नहीं कि आप पार्क में अपने साथ उठा के लेके गए और बैठ के बात है वो पढ़ने लगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उनको के लिए प्रॉपर टेबल चाहिए, प्रॉपर आपकी वो बहुत बड़ी बड़ी किताबें होती थी, ऐसा दिक्कत था। तो प्रिंटेड किताबें जब आई ना, वो एक तरीके से समझो मैन्युस्क्रिप्ट हो गई टेलीफोन। टेलीफोन मतलब हाथ वाला जो टेलीफोन होता है ना, जहाँ पर बैठ के ही बात कर सकते हो। और प्रिंटेड किताबें हो गई मोबाइल फ़ोन, सेल फोन, कि कहीं भी जाओ अपने साथ कैरी करो, सस्ता भी है, फ़ोन में बात करो, मज़ा लो, और ना कोई दिक्कत नहीं। ये वाला हिसाब हो गया। तो देखो, तो अब देखो, अब आप ध्यान दो। एज द डिमांड फॉर बुक्स इंक्रीज्ड, बुक सेलर ऑल ओवर यूरोप began exporting books to many different countries। एक्सपोर्ट भी होने लगा, ठीक है। बुक्स फेयर कैसे, क्वेश्चन याद है क्या है? क्वेश्चन ये है, हमने ये पढ़ने से पहले क्या शुरू, क्वेश्चन ये है, हाउ प्रिंटेड बुक्स बिकेम पॉपुलर इन, प्रिंटेड बुक्स बिकेम पॉपुलर इन यूरोप। ठीक है, प्रिंटेड बुक्स पॉपुलर कैसे हो गई यूरोप में, ठीक है। ये वुड ब्लॉक प्रिंट वाली, देखो, डिमांड्स फॉर बुक्स जैसे इंक्रीज हुई, बुक सेलर ऑल ओवर यूरोप बिगैन एक्सपोर्टिंग। दूसरा, बुक फेयर्स वर ऑर्गेनाइज्ड, प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स वर आल्सो ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू वेज टू मीट द एक्सपेंडेड डिमांड। डिमांड इतनी बढ़ गई कि ज़्यादा स्क्राइब्स एंड स्किल्ड हैंड राइटर वर नो लॉन्गर स्लोली एम्प्लॉयड बाय वेल्दी और इन्फ्लुएंशियल पेटर, बट इंक्रीजिंगली बाय बुक सेलर एज वेल। किताबों की डिमांड इतनी बढ़ गई कि बुक सेलर्स को भी, पहले तो सिर्फ अमीर लोग ही किताबों को पढ़ने वालों को हायर करते थे, अमीर लोग किताबों को लिखने वालों को हायर करते थे, बट बाद में बुक सेलर्स भी इनको हायर करने लगे। मोर देन 50 स्क्राइब्स ऑफन वर्कड फॉर वन बुक सेलर। देख रहे हो, इतना डिमांड थी, इतनी डिमांड थी। बट देख रहे हो, बट क्या प्रॉब्लम थी, बट the production of handwritten manuscripts could not satisfy the ever increasing demand। ये प्रॉब्लम थी। पहला, मैन्युस्क्रिप्ट्स के लिए कितना ही हैंड राइटर और कितने ही स्क्राइब्स, कितने ही हैंड राइटर्स को लगवा लो, यार डिमांड पूरी नहीं कर पाते थे। क्यों? कि बिकॉज कॉपिंग वॉज एक्सपेंसिव। भाई किताब को कॉपी करना बहुत एक्सपेंसिव था, बहुत एक्सपेंसिव होती थी। लेबोरियस यानी बहुत मेहनत का काम था। लेबोरियस का मतलब होता मेहनत, टाइम कंज्यूमिंग। भाई एक किताब को लिखने में बहुत समय लगता था। और मैन्युस्क्रिप्ट्स वर फ्रेजाइल, ऑकवर्ड टू हैंडल। फ्रेजाइल का मतलब नाजुक, ऐसे नहीं कि भाई कैसे फेंक दो, बहुत बहुत सलीके से, यानी बहुत तरीके से ये आपको हैंडल करना पड़ता था उसको, नाजुक। Their circulation therefore remained limited with the growing demand। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स में आप क्या लिखेंगे इसमें? पहला पॉइंट तो वो बन जाएगा ऊपर वाला, देखो पहला पॉइंट समझ में आया। पहला पॉइंट ये कि डिमांड फॉर बुक्स इंक्रीज्ड, डिमांड फॉर बुक्स इंक्रीज्ड एंड बुक fairs were held। नंबर 2 क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट कुड नॉट सेटिस्फाई द एवर इंक्रीजिंग डिमांड। क्यों? बिकॉज
copying was expensive. Production of handwritten manuscripts. Production of manuscripts, simple. Manuscripts could not satisfy इंक्रीजिंग डिमांड. शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है. इंक्रीजिंग डिमांड बुक से बता रहा हूँ बिकॉज फिर ये लिखो कॉपिंग वॉज एक्सपेंसिव, लेबोरियस एंड टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स वर फ्रेजाइल. ठीक है, कॉपिंग बहुत ही एक्सपेंसिव था, लेबोरियस काम था, टाइम कंज्यूमिंग काम था और मैन्युस्क्रिप्ट्स वर फ्रेजाइल. इसीलिए इनका सर्कुलेशन ये ज़्यादा फेमस नहीं हो पाई. जबकि ऑन द अदर हैंड wood block printing gradually became more and more popular. Why wood block printing became more and more popular? Because by the early 15th century wood block was being widely used in Europe. तो तीसरा यही टाइम था कि इनका सर्कुलेशन ये यहाँ तक होगा. Circulation therefore remained limited and wood block printing, third point, wood block printing gradually became more and more assertive because of printing became more popular because of cheap books. ठीक है, बस ये है. तो दिस वॉज अ क्लियर नीड टू इवन क्विक. और ये क्या करती थी देखो, क्विकर एंड चीपर था. प्रिंटेड दीज द बुक्स कुड बी थ्रू वुड ब्लॉक प्रिंटिंग. द बुक्स कैन बी प्रिंटेड क्विकली एंड चीपली. बट पता क्या हुआ, दिक्कत ये आई कि बच्चों इतना करने के बावजूद पढ़ने वाले इतने ज़्यादा हो गए, तब भी किताबें ना पूरी नहीं कर पा रहे थे वो लोग. किताबें वो डिमांड को पूरी मीट ही नहीं कर पा रहे थे. तो अब एक बंदे आए जिनका नाम था जोहान गुटनबर्ग. क्या नाम था? जोहान गुटनबर्ग. जर्मनी के थे ये और इन्होंने प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में रिवॉल्यूशन ला दिया. क्या लेके आए ये लेके आए 1430 में प्रिंटिंग प्रेस, जिसको हम बोलते हैं प्रिंटिंग प्रेस, जिसको की किताबें आप पढ़ रहे हो. हम सब की प्रिंटिंग की लाइफस्टाइल में पूरा ये इन्होंने रिवॉल्यूशन मचा दिया. ठीक है, जोहान गुटनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस. अब इनके बारे में हम समझते हैं और पढ़ते हैं. जोहान गुटनबर्ग कौन थे? मर्चेंट के, इनके पिताजी एक दुकानदार या कह सकते हो मर्चेंट थे. अपना खेती वेती वाले खेतों में बड़े हुए, पले बड़े. वाइन और ऑलिव फील्ड्स में रहते थे. तो वहाँ पर तो पता है यूरोप में वाइन्स और ऑलिव्स की प्रेसेस होती है जहाँ से वाइन निकाली जाती है, ऑलिव ऑयल निकाला जाता है ना, वो देखा बचपन से. और बड़े हुए तो बने एक गोल्ड स्मिथ. गोल्ड स्मिथ का काम होता है, आपको पता होगा, मेटल को डिफरेंट शेप देना मेटल के मोल्ड से. सो ही ऑल्सो एक्वायर्ड द एक्सपर्टीज टू क्रिएट लेड मोल्ड्स होते हैं ना, जैसे मेटल को कोई शेप देनी होती है तो पहले मोल्ड में पिघला हुए मेटल को डाला जाता है, फिर उसको उस मोल्ड से निकाला जाता है. तो मोल्ड सांचा जिसको बोलते हैं हम हिंदी में. ठीक है, तो उसी मोल्ड्स का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने अल्फ़ाबेट्स के मेटल अल्फ़ाबेट्स बनाए. ठीक है, सो गुटनबर्ग अडॉप्टेड द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी ऑफ डिज़ाइन. इन्होंने पहली जो इसमें आएगा, गुटनबर्ग यूज्ड ऑलिव प्रेस फॉर द मॉडल ऑफ प्रिंटिंग प्रेस. गुटनबर्ग ने ऑलिव ऑयल की जो प्रेस होती है जिससे ऑलिव ऑयल निकाला जाता था, उस प्रेस का मॉडल यूज़ करा. किसके लिए? प्रिंटिंग प्रेस के लिए. और लेड मोल्ड्स का यूज़ करा. ये दूसरा पॉइंट बन जाएगा. लेड मोल्ड्स का यूज़ करा फॉर कास्टिंग द मेटल टाइप ऑफ लेटर. यानी अल्फ़ाबेट्स किससे बनाए? मोल्ड्स से. ठीक है, जो ज्वेलरी बनाने के मोल्ड्स का इस्तेमाल करते हैं उन्होंने अल्फ़ाबेट्स के लेटर्स बनाए ABCD, और उन्हीं को फिर उन्हीं को अरेंज करके वर्ड्स बनाते थे अल्फ़ाबेट से. तो 1448 में गुटनबर्ग परफेक्टेड दिस सिस्टम. तो गुटनबर्ग पर प्रिंटिंग सिस्टम समझ में आया. ऑलिव ऑयल. सो गुटनबर्ग वाज अ गोल्ड स्मिथ. देखो,
एंड ही एक्वायर्ड द एक्सपर्टीज टू क्रिएट लेड मोल्ड्स. देखो मैंने जो जो मार्क करा, अगर उतना भी पढ़ लोगे ना. गुटनबर्ग सन ऑफ मर्चेंट, वाइन एंड ऑलिव फील्ड में बचपन से पढ़े देख रहे और देखा. गोल्डस्मिथ थे, मास्टर गोल्डस्मिथ थे, एंड एक्वायर्ड द एक्सपर्टीज टू क्रिएट लेड मोल्ड्स. द ऑलिव प्रेस प्रोवाइड द मॉडल फॉर प्रिंटिंग प्रेस, एंड लेड मोल्ड्स यानी सांचा वॉज यूज टू कास्टिंग द मेटल टाइप फॉर लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट्स. जो भी लेटर अल्फ़ाबेट्स के लेटर जो बनाए गए वो इसी से बनाए गए. और 1448 में गुटनबर्ग ने सिस्टम को परफेक्ट बना दिया. और द फर्स्ट बुक ही प्रिंटेड वाज बाइबल. कौन सी किताब छापी? बाइबल छापी. हाँ बच्चों, मन के सच्चो, बाइबल. और कितनी किताबें छपी? 180 कॉपीज वर प्रिंटेड. 3 years में, 3 साल में जहां एक किताब लिखी जाती थी हैंड रिटन वे में, यहाँ तो भैया 180 कॉपीज छाप दी उन्होंने 3 साल में. ये तो फास्टेस्ट प्रोडक्शन था. गुटनबर्ग ने तो रौला ही का वो कर दिया भैया. मजे आ गए लोगों के. स्वैग है भाई का. ठीक है, ये है भाई गुटनबर्ग. समझे? चलो, तो समझ में आया. हमने पढ़ा प्रिंट कैसे यूरोप में आया. दूसरा हमने पढ़ा कि भैया प्रिंटिंग के कैसे पॉपुलराइज हुई यूरोप में. गुटनबर्ग के बारे में पढ़ा. और लास्ट में अब हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स. प्रिंटेड बुक्स के फीचर्स क्या है. फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स, देखो ये फीचर्स ऑफ फर्स्ट प्रिंटेड बुक. जो पहली प्रिंट छपी हुई किताबें थी, फीचर ऑफ, उनके फीचर्स क्या है, कैसे दिखती थी. तो बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल. प्रिंटेड बुक्स एट फर्स्ट क्लोजली रिजेंबल्ड द रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स इन अपीयरेंस एंड लेआउट. यानी जो प्रिंटेड बुक्स थी वो सबसे पहले किसके जैसे दिखती थी पता है? रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स की जैसे दिखती थी. जो हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट थी उनकी मेटल टाइप हर चीज वो कैसा था? रिटन मैन्युस्क्रिप्ट के जैसा. दूसरा पॉइंट, द मेटल लेटर इमिटेटेड द ऑर्नामेंटल हैंड रिटन स्टाइल. मेटल्स की शेप भी ऐसे करी गई थी. देखो प्रिंट तो वही होगा ना बच्चों, जो जैसे उसका सांचा बना जाएगा. अगर आप थोड़ा सा लॉजिकल दिमाग लगाओगे, जैसे स्टैंप में जब आप स्टैंप को कहीं छापते हो तो किताब में वही छपता है ना, जो जैसे स्टैंप में डिजाइनिंग बनी होती है जिस तरीके की. तो गुटनबर्ग ने एक्चुअली पूरा हैंड रिटन फॉन्ट को ही कॉपी करा. जो जिस तरीके से लोग लिखते थे उसी फॉन्ट के उसने मेटल टाइप्स बनाए, मेटल अल्फाबेट्स बनाए. बस उसी को छापा गया. तो फर्क ही नहीं बता सकते थे कौन सा छपा है कौन सा हैंड रिटन है. ठीक. अच्छा, तीसरा क्या था? तीसरा ये था कि बॉर्डर्स वर इल्यूमिनेटेड. उसकी जो किनारे होते थे उनमें बड़ा पेंटिंग, फॉलिएज. ये फॉलिएज मतलब बेसिकली फूल पत्ते से ना, फूल पत्ते जो बड़े बढ़िया बढ़िया डिज़ाइंस की, फूल पत्तों की डिज़ाइन. इलास्ट्रेशंस वर पेंटेड. इमेजेस, इलास्ट्रेशन मतलब पिक्चर्स वर पेंटेड बॉर्डर्स में, ताकि डेकोरेट करने के लिए. और अमीरों का तो भैया अलग ही स्वाग है. इन द बुक्स प्रिंटेड फॉर रिच, स्पेस फॉर डेकोरेशन वॉज केप्ट ब्लैंक. उनका के लिए जो किताबें बुक्स के लिए, अमीरों के लिए छपती थी, कुछ अमीर ले भी लेते थे प्रिंटेड बुक जैसे जैसे फेमस होने लगी. तो वो लोग क्या करते कि भैया अपने लिए अलग डेकोरेशन के लिए, कि भैया गरीबों जैसा थोड़ा ना यूज़ करेंगे, हम तो प्रिंटेड यूज़ करें तो गरीबों जैसा थोड़ा ना यूज़ करेंगे. तो अपने लिए अलग तरीके की किताबें छपवाते थे जिसमें वो डेकोरेशन के लिए स्पेस भी छुड़वा देते थे, ताकि बोलते थे कि भैया हम अपने मनपसंद पेंटर से लिखवाएंगे. कैसे लिखवाएंगे? अपने मनपसंद पेंटर से लिखवाएंगे. ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका नेक्स्ट पॉइंट. सो इन द बुक्स प्रिंटेड फॉर रिच, स्पेस फॉर डेकोरेशन वॉज केप्ट ब्लैंक ऑन द प्रिंटेड पेज. ईच परचेजर कुड चूज द डिजाइन एंड डिसाइड ऑन पेंटिंग स्कूल. पेंटिंग स्कूल यानी जो उनका पेंटर था उसको चूज करेंगे. फोर्थ पॉइंट, बस खत्म बात. तो फीचर्स ऑफ प्रिंटेड बुक्स क्या हो गया भाई? क्लोजली रिजेंबल रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स. कि प्रिंटेड फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स लुक्स वेरी सिमिलर विद रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स. सेकेंड पॉइंट, मेटल लेटर इमिटेटेड ऑर्नामेंटल हैंड रिटन स्टाइल. ऑर्नामेंटल हैंड रिटन जो स्टाइल थी उसको कॉपी किया हुआ था बिल्कुल मेटल लेटर ने. तीसरा, बॉर्डर्स वर इल्यूमिनेटेड बाय हैंड. भाई जगह छोड़ी जाती थी बॉर्डर्स को ताकि वो हैंड पेंटिंग उसमें हो सके, फूल पत्ती की. फॉलिएज मतलब होता है फूल पत्तियों की डिजाइनिंग. थर्ड, रिच फॉर द बुक्स प्रिंटेड फॉर रिच, यानी यार बुक्स फॉर रिच पीपल, इन बुक्स फॉर रिच पीपल डेकोरेशन वॉज केप्ट ब्लैंक. ठीक, अभी पूरा रिविजन करवा देंगे.
ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये भी देख लो, फ़ोटो भी देख लो, ये देखो ये किस तरीके से, ये ऑलिव प्रेस वाली थी, ये फ्रेम है, ये हैंडल खींचते थे, ये छपता था। यूट्यूब में ना एक ओल्ड स्क्रैमेंटो लिख देता हूँ, ओल्ड स्क्रैमेंटो करके एक बंदा है, उसकी उसने ना ये कोई हिस्टोरिकल म्यूजियम टाइप का है स्क्रैमेंटो। वो बंदा एक्चुअली प्रिंटिंग करता है इस चीज़ की, ओल्ड स्क्रैमेंटो आप देख सकते हो। ये मीटिंग का टाइमिंग ज़्यादा बढ़ गया अभी, देखो इतना मेरा टारगेट है कि कम ही टाइमिंग रखना, बट बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो ये देख लो, 1 मिनट, इन द 100 years 450 और प्रिंटिंग प्रेसेस वर सेटअप इन मोस्ट कंट्रीज। ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे बढ़ने लगी भाई, प्रोडक्शन इतना बूम हो गया कि 15th century में कहाँ 20 million कॉपीज छपती थी यूरोप में, और ये 16th century आता था 200 million प्रिंटेड कॉपीज वर इन डिमांड। बस ये इतना ही ध्यान रखो। तो ये गुटनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस है जो इन्होंने फ़ोटो में दिखाई हुई है बच्चों, देखो। ठीक है, और इसमें गुटनबर्ग में इसमें ख़ास बात ये थी कि गुटनबर्ग ने 26 कैरेक्टर्स बनाए हुए थे रोमन के। ठीक है, और 300 साल तक ये गुटनबर्ग की इतनी अच्छी टेक्निक थी कि 300 साल तक चली है, समझ रहे हो। दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट गुटनबर्ग की टेक्निक। ठीक है, और इसकी खास बात ये थी कि 250 शीट्स ऑफ पेपर ऑन वन साइड प्रिंट कर सकती पर आवर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 250 शीट्स वन साइड में पर 1 घंटे में प्रिंट कर सकती थी गुटनबर्ग की प्रिंट। और आप देखो, ये देखो, ये बाइबल है गुटनबर्ग की, पहली बाइबल का पेज। तो ये देखो, ये फूल पत्ती, इसको फॉलिएज बोलते हैं, ये देखो ना फूल पत्ती को हाईलाइट करता हूँ। सॉरी बच्चों, बहुत जुकाम हो रखा है। ये फॉलिएज देखो, फूल पत्तियाँ है ना। और ये देखो, ये इसको बोलते हैं ऑर्नामेंटल हैंड रिटन स्टाइल। पूरा ये ऑर्नामेंटल वे में छापते थे, इसमें कलरिंग बाद में हैंड पेंटेड होती थी, बट पहले ये ऑर्नामेंटल होता था। ठीक है, अच्छा, ये गुटनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेसेस में कौन कौन लोग काम करते थे? कंपोजिटर्स, ये जितना है उतना समझ लो। कंपोजिटर्स जो बेसिकली वो करते थे इंक पे प्रिपेयर करने वाले गैलेज, है ना। प्रूफ रीडर यानी जो चेक करते थे कोई गलती तो नहीं हो गई है। ठीक है, और प्रिंटर्स, तो ये गुटनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस है। बस इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है, और बस अभी हम लोग आज यहीं पर ख़त्म करते हैं क्लास। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट, अगर कुछ फीडबैक है, कोई क्वेश्चन है तो आई विल आंसर यू, और शेयर भी करिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।